हाँ निष्ठा। यस सर। हाँ चेक कर लेने के बाद सही है। देखो पहला ये कल जो पेपर हुआ था उसका डिस्कशन है, देखेंगे जल्दी से। 24 जनवरी का, सही है, 2023 वाला। शिफ्ट टू, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट अल्कली मेटल्स। 5 स्टेटमेंट दे रखी है, इसमें से करेक्ट कौन सी है बताना तुम्हें। तो ई नोट वैल्यूज बता रखी है पहले। ई नोट ऑफ Na प्लस से Na, आरबी प्लस से आरबी, और Li प्लस से Li। अगर इसकी बात कर रहे हैं तो तुम्हें पता है कि नीचे जाएंगे, लिथियम को छोड़ दो, लिथियम को छोड़ दो, Li प्लस से Li की वैल्यू कितनी थी याद है? ये वैल्यू तुम्हें पता होगी कितनी होती है, -3.03 वोल्ट। ये वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट, लिथियम पूरे पीरियोडिक में सबसे स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। नीचे जाएंगे तो उसके बाद रिड्यूसिंग कैरेक्टर क्या होना चाहिए, साइज बढ़ेगा तो रिड्यूसिंग कैरेक्टर बढ़ना चाहिए। तो जो वैल्यू नेगेटिव थी, ई नॉट ऑफ Na प्लस से Na की अगर बात करें, तो ये वैल्यू नेगेटिव तो होगी। नेगेटिव इसलिए होगी क्योंकि Na प्लस से Na नहीं बनेगा, Na प्लस Na से Na प्लस बनेगा। तो नेगेटिव कितनी, माइनस, ये मान लो -2.9 के आसपास कुछ वैल्यू होती है, -2.9। तो नीचे जाएंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगी, नीचे जाएंगे तो वैल्यू क्या होगी है, -2.9 है। अब नीचे आने पर रिड्यूसिंग एजेंट अच्छा हो जाएगा ना, तो -3.1 हो गई, मान लो यार -3 हो गई, -3.1 हो गई, इस टाइप से कुछ वैल्यू होगी। तो यानी लिथियम के लिए, सोडियम के लिए, सोडियम, रुबिडियम और लिथियम की बात करें, लिथियम की तो वैल्यू सबसे कम होगी क्योंकि इसने क्या बात की है, ऑर्डर ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल सबसे -3.03 है। ये -3, ये 3.1 नहीं होगी, सॉरी, ये होगी -2.93 जैसे, फिर -2.95, इस टाइप से होगी वैल्यूज। देखो इसमें अगर मैं कहूँ सबसे अच्छा रिड्यूसेंट कौन सा है, तो कहोगे लिथियम। लिथियम के बाद कौन सा आएगा, सीजियम। सीजियम के बाद कौन सा आएगा, रुबिडियम, फिर पोटेशियम, फिर होगा सोडियम। तो वैल्यू सबसे ज्यादा किसकी होगी, सोडियम की, फिर रुबिडियम की, और लिथियम की। लिथियम की तो होगी लीस्ट, होगी लीस्ट की नहीं, क्योंकि लिथियम तो हाइड्रेशन एनर्जी की वजह से स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट बना था, एक्सेप्शन था ये। सही है। तो आंसर ये पहली स्टेटमेंट करेक्ट है, सही ना, पहली स्टेटमेंट करेक्ट है ये। फिर नेक्स्ट बात करें, CSI इज हाईली सॉल्युबल इन वाटर। तो इसमें CSI, नो डाउट इसकी लैटिस एनर्जी कम है, लेकिन इसकी हाइड्रेशन एनर्जी भी बहुत कम है, तो हाईली सॉल्युबल वर्ड गलत है। फिर लिथियम कार्बोनेट इज हाईली स्टेबल टू हीट, तो बताया ओनली कार्बोनेट ऑफ अल्कली मेटल्स विच इज अनस्टेबल इज लिथियम कार्बोनेट। रीजन, लिथियम का साइज छोटा, बड़े कार्बोनेट आयन को संभाल नहीं पाएगा, इसलिए ये स्टेटमेंट गलत है, स्टेबल नहीं है, अनस्टेबल है। उसके बाद आया पोटेशियम डिजोल्व इन कंसंट्रेटेड, देखो कंसंट्रेटेड वर्ड लिखा हुआ है, लिक्विड अमोनिया इज ब्लू इन कलर एंड पैरामैग्नेटिक। देखो कंसंट्रेटेड बोल दिया तो कलर चेंज होता था, याद है ना, कॉपर ब्रॉन्ज और डायमैग्नेटिक सॉल्यूशन हो जाती थी, तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। उसके बाद आया ऑल द अल्की मेटल्स, ऑल द अल्की मेटल हाइड्राइड्स आर आयनिक सॉलिड, ये होते हैं आयनिक सॉलिड्स। तो स्टेटमेंट कौन कौन सी करेक्ट है, पहली स्टेटमेंट और ई वाली, पहली करेक्ट है और ई वाली करेक्ट है, यानी आंसर आ जाना चाहिए फोर्थ, फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, beryllium has less negative value of reduction potential in comparison to other alkaline earth metals, सही ना, इन कंपैरिजन टू अदर अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। तो इसमें और दूसरी स्टेटमेंट, बेरिलियम हैज लार्ज हाइड्रेशन एनर्जी ड्यू टू स्मॉल साइज, करेक्ट है, ऑफ बेरिलियम 2 प्लस, बट रिलेटिवली लार्ज वैल्यू ऑफ एटमाइजेशन एनर्जी। देखो बेरिलियम की बात कर रहे हैं, तो बेरिलियम सॉलिड से पहले बनता है, रिडक्शन एनर्जी की बात कर रहे हैं तो तीन एनर्जी इन्वॉल्व होती है। पहली एनर्जी कौन सी है, सब्लिमेशन एनर्जी या एटमाइजेशन एनर्जी, या एटमाइजेशन एनर्जी। नो डाउट ये ज्यादा है, ज्यादा है क्यों, क्योंकि साइज छोटा है इसका। उसके बाद गैस से बनता है क्या, बेरिलियम 2 प्लस, तो आयनेशन एनर्जी फिर बनेगा बेरिलियम 2 प्लस एक्वस फॉर्म में पानी में डालने पर, तो हाइड्रेशन एनर्जी। ये तीन एनर्जी इन्वॉल्व है। हम चाहेंगे कि ये हाइड्रेशन एनर्जी जो है यहाँ पे रिलीज है ये बहुत ज्यादा हो, ये रिक्वायर्ड है। आयनेशन एनर्जी ये भी रिक्वायर्ड है, एटॉमिक एनर्जी, ये दोनों वैल्यूज कम हो। तो बोला बेरिलियम हैज नेगेटिव वैल्यू ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल कंपेयर, लेस नेगेटिव, सॉरी, लेस नेगेटिव वैल्यू ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल कंपेयर टू द अदर एल्कली मेटल्स। ये ट्रू है स्टेटमेंट, ये ट्रू स्टेटमेंट है। बेरिलियम अपने ग्रुप में उतना स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट नहीं है, सही ना। क्यों नहीं है, क्योंकि हाइड्रेशन एनर्जी इसकी ज्यादा है, ये पता है, क्योंकि साइज छोटा तो हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होती है आयन की। लेकिन लार्ज वैल्यू ऑफ एटमाइजेशन, रिलेटिवली लार्ज वैल्यू ऑफ एटमाइजेशन एनर्जी, एटमाइजेशन एनर्जी भी इसकी ज्यादा है, इसलिए इसकी लेस नेगेटिव वैल्यू होती है अगर तुम्हें बेरिलियम से बेरिलियम 2 प्लस बनाना है तो।
ये क्लियर होगी स्टेटमेंट की नहीं? दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है ये, और करेक्ट एक्सप्लेनेशन दे रखा है बिल्कुल। किसकी एडिशन एनर्जी ज्यादा होती है उसकी वजह से ये अच्छा रिड्यूसेंट होना चाहिए, लेकिन रिलेटिवली एटॉमिशन एनर्जी ज्यादा होती है जो हमें कम चाहिए था, तो इसलिए ये ज्यादा अच्छा रिड्यूसेंट नहीं है अपने ग्रुप के अंदर। तो ये आ जाएगा इसमें बोथ ए एंड सी ऑप्शन। नेक्स्ट फोर्थ, a student has studied the decomposition of gas AB3 at 25 डिग्री सेल्सियस, he obtained द फॉलोइंग डाटा। देखो ये डेटा मिला है, प्रेशर दे रखा है 50, तो टी हाफ दे रखा है 4, प्रेशर दे रखा है 100, तो टी हाफ दे रखा है 2। डायरेक्ट देखोगे से तुम्हें याद होगा टी हाफ इज इनर्जी इक्वल टू ए रेशियो एन माइनस 1, ये रिलेशन होती है। डायरेक्ट भी देखोगे तो भी निकल जाएगा आंसर। जैसे अगर मैं बात करूं टी हाफ जीरो डायरेक्शन के लिए क्या होता था, ए बाई टू के, यानी डायरेक्टली इक्वल टू ए, डायरेक्टली इक्वल टू ए टी हाफ। और फर्स्ट ऑर्डर के लिए 0.693 बाई के, यानी ए रेस टू जीरो। सेकंड ऑर्डर के लिए टी हाफ 1 बाई ए, इनवर्स इक्वल टू ए। तो इनवर्स रिलेशनशिप आ ही रहा है। टी हाफ पहले कितना था प्रेशर, अगर 50 है तो टी हाफ है 4, और जब 100 हो गया तो टी हाफ आ रहा है 2। इनवर्स रिलेशनशिप आ रही है, तो सेकंड ऑर्डर की रिएक्शन है। चाहो तो इस इक्वेशन में पुट करके सॉल्व कर लो, सेकंड ऑर्डर की क्वेश्चन आएगी इसमें, सॉल्व करके देखना जरूर मैथमेटिकली भी, बोर्ड लेवल का क्वेश्चन है, सिंपल बिल्कुल। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ, K2Cr27 पेपर एसिडिफाइड विद डाइल्यूट H2O4 टर्न्स ग्रीन व्हेन एक्सपोज्ड टू। देखो डाइक्रोमेट आयंस है, और एक बार डाला इसके अंदर CO2, CO2 कुछ भी नहीं होगा इसका, क्योंकि सी में सी की ऑलरेडी स्टेट +4 है, ऑलरेडी हाई स्टेट में है, कुछ नहीं होगा। सल्फर ट्राइऑक्साइड SO3 में भी सल्फर की स्टेट +6 है, इसलिए इसका भी कुछ नहीं होगा। सल्फर डाइऑक्साइड SO2 अगर होगा तो ये जाता है SO4 टू नेगेटिव में, सही ना। और अगर H2S होगा तो इससे भी येलोइश व्हाइट टर्बिडिटी आती है सल्फर की, और क्रोमियम ये तो जाएगा क्रोमियम 3+ में, बोर्ड लेवल का क्वेश्चन है। अब आंसर ये दोनों होने चाहिए, थर्ड भी और फोर्थ भी। थर्ड भी फोर्थ भी मल्टीपल चॉइस होता मैं दोनों ही मार्क करता, लेकिन ज्यादा करेक्ट अगर मार्क करना है तो सल्फर SO2 है ना, SO2 से SO4 नेगेटिव बना, ये कलरलेस, कलरलेस, तो इससे जब Cr3+ बनेगा तो सॉल्यूशन में प्रॉपर ग्रीन कलर आएगा। और अब अगर हम H2S से S बनाएंगे तो इसका येलोइश व्हाइट कलर है और इसका ग्रीन है, तो एक प्रॉपर ग्रीन कलर नहीं आ पाएगा, इसलिए ज्यादा बेटर ऑप्शन होगा थर्ड, सिंगल चॉइस है इसलिए, अदरवाइज दोनों आंसर है। फोर्थ क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन देखो, विच विल अंडरगो डीप्रोटोनेशन मोस्ट रेडली इन बेसिक मीडियम। ये तो सबसे इजी क्वेश्चन है जीओसी का। देखो इसमें अगर तुम हटाओगे, नेगेटिव आ गया, डायरेक्ट बता रहा हूँ, ये सबको पता होगा, ये यहाँ नेगेटिव आएगा, इसमें यहाँ नेगेटिव आएगा, क्योंकि एक्टिव हाइड्रोजन है, यहाँ पे नेगेटिव आएगा, पर तीनों जगह नेगेटिव आया। तीनों में दोनों साइड से रेजोनेंस हो रही है, क्रॉस कंजूशन यहाँ से भी हो रही है, यहाँ से भी हो रही है। ज्यादा बेटर विटोइंग ग्रुप ये वाला है, कीटोनिक ग्रुप। इसमें ये वाला आ गया कौन सा, एस्टर ग्रुप, ये कम विड्रॉइंग होता है, ये भी एस्टर कम विड्रॉइंग है, और इसमें भी एक तरफ एस्टर तो है, ये कम विड्रॉइंग है। तो इसलिए अगर मैं आंसर बोलूं तो मैं कहूंगा ए का सबसे अच्छा एक्टिव हाइड्रोजन आएगा, फिर सी का, फिर बी का, A C B आंसर होना चाहिए। मोस्ट एक्टिव बोला इसने बेसिक मीडियम के अंदर, तो टू आंसर ए आ जाएगा आंसर, है ना, ए ओनली। सिक्स्थ क्वेश्चन, हाइब्रिडेशन एंड मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ कोबाल्ट इन CONH3 3+, CONH3 3+, कोबाल्ट 3+ है, कोबाल्ट 3+ के साथ हमेशा डाइसी रहता है कि NH3 जो है, NH3 बॉर्डर लाइन लिगेंड जो होता है, स्ट्रॉन्ग भी का काम भी करता है, वीक का भी। कोबाल्ट 3+ के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग तो नहीं होता। इरविन विलियम्स सीरीज मैंने तुम्हें कराई हुई क्लास में, सही ना, इरविन विलियम्स सीरीज, उसके अकॉर्डिंग भी चेक करोगे, या तुम नहीं तो नाम सुना तो डायरेक्ट भी कर सकते हो। कोबाल्ट 3+ यानी इसका जेड इफेक्टिव ठीक ठाक है, जेड इफेक्टिव इसका ज्यादा है, इसलिए जो बॉर्डर लाइन लिगेंड एमोनिया है ये इसको SFL बना देगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड बना देगा। और इस वजह से क्या होगा, बैक पेयरिंग हो जाएगी, ये आर्गन 3D6 है, बैक पेयरिंग हो जाएगी, आर्गन 3D6 है, तो D2sp3 हाइब्रिडेशन आएगी और डायवेनेटिक आएगा, D2sp3 और डायवेनेटिक आंसर आएगा थर्ड। एक बार आंसर चेक करते रहना, विधि है क्लास में, विधि, यस सर। एक बार आंसर जरूर चेक करते रहना, कोई गलत ना हो जाए, सही है। यस सर। हाँ अब देखेंगे, ये हो गया ना, सेवंथ क्वेश्चन, निश्चय करो एक बार ऊपर। देखो अब सेवंथ क्वेश्चन, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, अंडर क्लेमेंसन रिडक्शन विल गिव दिस। तो ये CO और H2 को, क्योंकि क्लेमेंसन रिडक्शन यानी दो नेशन हाइड्रोजन देता है वो,
तो एमाइड को, ये रहा एमाइड है, इसको COOH बना, NH2 को OH बना देगा, NH2 को OH बना सकता है ये। और कीटोन तो तुम्हें पता ही है CH2 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो पहली स्टेटमेंट करेक्ट है। दूसरे केस में अंडर वॉल्फ क्रिस्टल रिडक्शन, ये आजकल नीट में भी आ रहे हैं इस टाइप के क्वेश्चन। अंडर वॉल्फ क्रिस्टल रिडक्शन कंडीशन, रिडक्शन कंडीशन विल गिव दिस। तो तुम्हें पता है ये वॉल्फ क्रिस्टल रिडक्शन के अंदर क्या डाला होता है, N2H4 और OH नेगेटिव आयंस, और OH नेगेटिव आयंस क्या करेंगे, Cl से क्या बना देंगे, डबल बॉन्ड ले आएंगे। डबल, नो डाउट डबल बॉन्ड O को CH2 बना देंगे, लेकिन एक डबल बॉन्ड भी आ जाएगा। CH2 पहले ही बन गया, उसका डबल बॉन्ड आ जाएगा, तो आंसर ये नहीं आएगा, ये हटा करके डबल बॉन्ड इधर आएगा, डबल बॉन्ड आएगा, ये गलत है। इसलिए ये स्टेटमेंट इसलिए गलत है, पहली स्टेटमेंट करेक्ट है, दूसरी फॉल्स है। पहली करेक्ट है, दूसरी फॉल्स है। एट्थ क्वेश्चन, विद द फॉलोइंग कैन नॉट बी एक्सप्लेन बाय क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, थ्योरी पढ़ाते समय मैंने बताया हुआ तुम्हें। तो बताया स्टेरेटिव कॉम्प्लेक्सेस एक्सप्लेन किया हुआ है इसने, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन की हुई है, कलर ऑफ कॉम्प्लेक्सेस एक्सप्लेन किया हुआ, जो VBD एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। लेकिन हाँ, दिमाग में आता है कि ऑर्डर ऑफ स्पेक्ट्रल केमिकल सीरीज इसने दिया है, ऑर्डर ऑफ स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, लेकिन इसको एक्सप्लेन नहीं किया है। रीजन मैंने तुम्हें क्लास में दिया हुआ है, याद कराया हुआ है उसको, लेकिन CFT ने स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज दी तो है, लेकिन उसका कोई रीजन एक्सप्लेन नहीं किया। तो कैन नॉट बी एक्सप्लेन बोला है, तो यही आंसर आएगा फर्स्ट। नाइन्थ, नंबर ऑफ S इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन एन आयन विद 55 प्रोटॉन। 55 प्रोटॉन यानी सीजियम, सीजियम प्लस की बात कर रहे हैं, जिसको कंसंट्रेशन रेटिव, इसलिए मैं तुम्हें कंसंट्रेशन देता हूं हर बार कि क्वेश्चन देखते ही आंसर मार्क करना है इसका। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। यहाँ पे हीलियम 2s1 आता है, 3s1 आता है, 4s1 आता है, 5s1 आता है, और लास्ट में आएगा 6s1। ये 6s1 आ रहा है ना, यानी 5s, ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएंगे क्योंकि सीजियम प्लस 1 चाहिए हमें। तो 5s तक के सारे इलेक्ट्रॉन चाहिए, 5s तक के इलेक्ट्रॉन यानी 1s 2s 2p 1s 2s 3s 4s 5s, यानी 10 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे सीधा। डायरेक्ट क्वेश्चन था, जो कंफ्यूजन डेली लिख रहा है उसको पता होगा। नेक्स्ट, विच विच वन अमंग द फॉलोइंग इज अ गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये लेंथरॉइड्स की बात कर रहे हैं। लेंथरॉइड्स +2 वाले क्या थे, +2 वाले थे रिड्यूसिंग एजेंट, और +4 वाले थे ऑक्सीडाइजिंग। तो +4 वाले ऑक्सीडाइजिंग यानी C और D, ये दोनों ऑक्सीडाइजिंग है, आंसर आएगा थर्ड। +2 वाले कौन से हैं, +4 वाले कौन से हैं, NCERT का क्वेश्चन है ये, D&F ब्लॉक का, याद होना चाहिए सबको। कौन कौन से विधि बताओ जरा, +4 स्टेट वाले कौन कौन शो करते हैं, +2 कौन कौन से हैं? विधि So ये नहीं याद। नहीं याद विधि, ये बहुत ही गलत है, बहुत ही। किसको याद है ये, +4 स्टेट कौन कौन से शो करते हैं, कंफ्यूजन लिख रहे हो ना, छोटे वाले पार्ट वाले क्वेश्चन जरूर किया करो मेरे, NCERT क्वेश्चन करो विधि एक बार सारे जरूर। कौन बताएगा +4 स्टेट कौन शो करता है, +2 कौन करता है शो? +2 तो 58, 59, 60, 65, 66 और +4 59, 60, 62, 63, 69, 70। तुम ये उल्टा बोल गए हो, एक तो निष्ठा प्लस, देखो 58 वाला नंबर तो याद, 58 वाला तो याद करना ही है ना, एटॉमिक नंबर। सीरियम 58 होता है ना, 58 वाला तो +4 बहुत आसानी से शो करता है, ये तो हर बार आता है बोर्ड में भी। 58, 59, 60, 65, 66 ये शो करते हैं +4, और +2 वाले कौन से हैं, 60, 63, 69, ये था। 63 से पहले 62 याद करो, 69 के बाद 70, याद आया निष्ठा कि नहीं? यस सर। ये इसलिए मैं बोलता हूँ साइड वाले क्वेश्चन जरूर करो सारे, साइड वाले क्वेश्चन मत छोड़ो बिल्कुल भी। जितनी एक्टिनॉइड्स की ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं, लेंथनॉइड्स की ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं, सारी पता होनी चाहिए जरूर, इसके क्वेश्चन आ रहे हैं आजकल। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है अब, हाँ ये आ गया 11th क्वेश्चन। 11th क्वेश्चन, चूज द कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन कर्व, डिटेल में की कराई हुई है मैंने, याद है कि नहीं, ये पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ कराया हुआ है। वीक एसिड है यहाँ पे RCOH, डाल रहे हैं इसके अंदर स्ट्रॉन्ग बेस NaOH, RCOONA बनेगा +H2O। वीक है ये, फ्लास्क में डाल रहे हैं इसके अंदर ब्यूरेट से NaOH स्ट्रॉन्ग, तो वीक जब हटेगा और रिप्लेस होकर आ रहा है ये, तो कर्व कंडक्टिविटी बढ़नी चाहिए, कंडक्टिविटी बढ़नी चाहिए जैसे से हम NaOH डालेंगे, बढ़नी चाहिए। और उसके बाद जैसे ही ये खत्म हो जाएगा, जैसे ही RCOH खत्म, तब हम सिर्फ NaOH डाल रहे हैं, तो कनेक्टिविटी और तेजी से बढ़नी चाहिए, स्ट्रॉन्ग डाल रहे हैं तो पहले इंक्रीज बाद में तेजी से इंक्रीज, आंसर इसलिए आएगा ए, याद होगा तुम्हें। और स्टार्टिंग में डिक्रीज क्यों हुआ ये पूछते हैं, स्टार्टिंग में हल्का सा डिक्रीज होगा, तुम्हें दिख रहा होगा ये कर्व में, ये स्टार्टिंग में हल्का सा डिक्रीज क्यों है, क्योंकि H+ आयंस की मोबिलिटी बहुत ज्यादा, जब ये सब्स्टिट्यूट होंगे Na+ आयन से, Na+ आयन से Na+ आयन की मोबिलिटी थोड़ी कम, कुछ तो H+ आयंस रिलीज करेगा ही ना ये,
तो जब वो H प्लस आयंस Na प्लस आयंस से रिप्लेस होंगे तो मूवमेंट क्या होगा, थोड़ा कम होगा। इससे कनेक्टिविटी स्टार्टिंग में डिक्रीज है, बाद में इंक्रीज है। याद है कल की नहीं है ये 5-6 टाइप के कर्व्स मैंने कराए थे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर, टाइट्रेशन कर्व्स। वो टॉपिक कर लेना नीट के लिए और IIT मेंस के लिए, एडवांस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 12th क्वेश्चन। अब 12th क्वेश्चन ये इससे केमिस्ट्री रेडी लाइफ से डायरेक्ट क्वेश्चन है, तुम कर लेंगे। एंटी फर्टिलिटी ड्रग होती है नॉरेंथ्रिनोन, और सेकंड ट्रैंक्विलाइजर ये मेप्रोब्रोमेट, मेप्रोब्रोमेट, एंटी हिस्टामिन सेल्डेन, और एंटीबायोटिक तो एम्पिसिलिन होता है, ये होता ही है, ये तो एम्पिसिलिन है। ये तुम्हें पता होना चाहिए सारे, जिसने केमिस्ट्री लाइफ किया हुआ है। ये एडवांस और बिट्स के लिए टॉपिक है, नीट के लिए टॉपिक नहीं है ये। तो इसका फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ही है, थर्ड आंसर आ जाएगा। 13 क्वेश्चन। 13 क्वेश्चन, ये वाली रिएक्शन कौन सी है, पहली रिएक्शन कौन सी है इसमें से? ऑक्सीमर्कुलेशन डीमर्कुलेशन, डिटेल में मैंने कराया हुआ है। ये कौन सी है, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, ये भी तूने पढ़ा हुआ है। तो इसमें एंटी मार्कोनिक वाटर का एडिशन होता है ये सीन एडिशन है। इसमें मार्कोनिक रूल से वाटर का एडिशन होता है, मार्कोनिक रूल से वाटर का एडिशन होता है। तो आंसर क्या आ रहा है इसका, ए जो है हमारा वो एंटी मार्कोनिक वाला आना चाहिए, यानी आंसर आना चाहिए इसमें, आंसर इसमें ये क्या, बी आंसर है क्या, ये वाला 2 वाला, यही आंसर है। वो चक्कर लेना विधि। यस सर। हाँ एक बार चेक कर लेना, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये तो डायरेक्ट नेम रिएक्शन के ऊपर है, बोर्ड लेवल का क्वेश्चन है। बेंजीन इज 14 क्वेश्चन, बेंजीन इज मोर स्टेबल देन हाइपोथेटिकल साइक्लोहेक्साट्राइन। नेचुरल सी बात है, इसकी रेजोनेंस एनर्जी रिलीज ज्यादा होगी, इससे बेंजीन ज्यादा स्टेबल होता है। एरोमेटिक भी है। द डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन्स क्लाउड इन अट्रैक्टेड मोर स्ट्रांगली बाय न्यूक्लियाई ऑफ कार्बन एटम। परफेक्ट स्टेटमेंट है, दोनों करेक्ट है बिल्कुल। जो पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो ज्यादा स्ट्रांगली अट्रैक्टेड होते हैं बेंजीन के अंदर न्यूक्लियस से। एरोमेटिक कंपाउंड भी है ये, तो इसलिए दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। तो आंसर इसका आ जाएगा, बोथ ए एंड आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, 1 आ जाएगा इसका आंसर। सेकंड वाला क्वेश्चन है, इन द फॉलोइंग रिएक्शन द हाइड्रोजन पेरोक्साइड एक्ट्स एज ए रिड्यूसिंग एजेंट, जिसमें H2O2 से क्या बने, O2 बनेगा तो रिड्यूसिंग एजेंट, H2O बनेगा तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। O2 बन रहा है ये हमारा थर्ड स्टेटमेंट में, थर्ड आएगा, बाकियों में ऑक्सीडाइजिंग होगा। नेक्स्ट, फिर अगेन दो स्टेटमेंट दे रखी है, प्योर एनिलीन एंड अदर एराइलमीन्स आर यूजुअली कलरलेस होते हैं ये। फिर एराइलमीन्स गेट कलर्ड ऑन स्टोरेज ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिडक्शन, ये गलत लिख दिया, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीडेशन, ये तो बोर्ड में भी आया क्वेश्चन। फिनॉल टर्न्स कलर्ड ऑन लॉन्ग स्टैंडिंग, क्योंकि कन्वर्ट होके क्या बना देता है, बेंजोक्विनोन, पिंक कलर का। और सेम आंसर एनिलीन के साथ भी है, ऑन ऑक्सीडेशन है, नॉट ऑन रिडक्शन। नेक्स्ट, करेक्ट स्टेटमेंट इज एवरेज ह्यूमन बीइंग, ये तो सबको पता होगा कि हम लोग एयर ज्यादा कंज्यूम करते हैं देन फूड, सही ना, इनहेल करते हैं एक्सहेल करते हैं, तो इसमें 15 टाइम्स मोर एयर देन फूड, डायरेक्ट है। 18 क्वेश्चन, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स इन द वो होमो हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में, टोटल नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, टोटल अनपेड इलेक्ट्रॉन्स। तो ये तुम निकाल लोगे इसमें तो एमओटी से, सही ना, एमओटी से निकाल लोगे। N2 की बात करें, N2 की बात करें तो हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में सिग्मा स्टार 2 pz है, उसमें कोई अनपेड नहीं है। N2 प्लस में एक अनपेड आ जाएगा HOMO में, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में। O2 के अंदर दो आते हैं, जीरो आया पहले, फिर एक आया, फिर दो, और O2 प्लस के अंदर भी एक आएगा, 0 1 2 1, 0 1 2 1 आ गया सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, होमो में पूछा हुआ है कितने अनपेड होंगे, मेटल विच इज एक्सट्रैक्टेड बाय ऑक्सीडेशन एंड सब्सिक्वेंट रिडक्शन, तो ये पता है तुम्हें, गोल्ड होता है और सिल्वर, सिल्वर का तो स्पेशल केस है। Ag प्लस डाला, KCN प्लस H2O प्लस O2, ये डालेंगे तो बनता है कम्प्लेक्स KAgCN2। और उसके बाद ज्यादा रिएक्टिव मेटल जैसे इसको रिड्यूस कर देंगे किसके साथ, जिंक के साथ रिड्यूस कर देंगे, तो आंसर आएगा ट्वाइस ऑफ Ag प्लस K2ZnCN4 प्लस K2ZnCN4। तो कम्प्लेक्स फॉर्मेशन भी होता है इसके अंदर, और प्लस पहले ऑक्सीडेशन हुआ सिल्वर का, Ag से +1 गया, और फिर +1 से दोबारा जीरो में आ गया, तो पहले ऑक्सीडेशन फिर रिडक्शन Ag का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कपलिंग रिएक्शन का क्वेश्चन है। कपलिंग रिएक्शन जिसने डिटेल में पढ़ी हुई है उसको पता होगा ये। देखो ये दे रखा है और इसमें डाला है 1 नेप्थाइल अमीन, 1 नेप्थाइल अमीन। एक बार निशा थोड़ा बड़ा करना है इसको।
देखो अब इसमें ये है ना, वन एप्थाइल अमीन डाला है। वन एप्थाइल अमीन क्या है, ये रहा। कपलिंग रिएक्शन तुम्हें पता ही कैसे होती है, HCl, ये एसिड बाहर निकल जाएगा इसमें। यहाँ पे H है, और ये एसिडिक एसिड बाहर, और जोड़ देना बाकी को। ये जोड़ देंगे इसको, रेड कलर आ जाता है इसमें। कलर तुम्हें पता है, रेड, ऑरेंज या येलो आता है, तो उसमें रेड कलर आ जाएगा। नेक्स्ट, अब आ गया ये इंटीजर टाइप। पहला क्वेश्चन, फॉलोइंग फिगर शोज स्पेक्ट्रम ऑफ आइडियल ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ब्लैक बॉडी रेडिएशन एट 4 डिफरेंट टेम्परेचर्स। द नंबर ऑफ करेक्ट स्टेटमेंट, करेक्ट स्टेटमेंट बोली है इसमें। क्वेश्चन पहला क्या है, T4 ग्रेटर देन, फिर दूसरा ब्लैक बॉडी शोज SHM, तीसरा पीक ऑफ द स्पेक्ट्रम शिफ्ट टुवर्ड्स शॉर्टर वेवलेंथ एट हायर टेम्परेचर, R1 बाय फ्रीक्वेंसी 1। हाँ, निश्चय कोई ग्राफ बड़ा कर दो बस, ऑप्शन रीड कर लेना इसकी। देखो इसमें ऊपर है T1 है ना, ऊपर टेम्परेचर है, वो देखना निशा, T1 ऊपर है ना, यस सर। ऊपर T1, ये एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन, और ये वेवलेंथ, ये वेवलेंथ। तो कर्व ये दे रखा है, इसमें बोला है पहले चारों में रिलेशन, चारों टेम्परेचर में रिलेशन क्या है। तो चारों टेम्परेचर में रिलेशन अगर पूछी है, तो उसके लिए तुम्हें पता है कि जैसे से हम ब्लैक बॉडी है, ब्लैक बॉडी, एक बस ये रूल याद रखना है, ब्लैक बॉडी को अगर तुम गर्म करते हो, यानी उसको टेम्परेचर बढ़ाते हो, तो वेवलेंथ के साथ क्या रिलेशन होगी पहले ही देख लेंगे, और एनर्जी के साथ क्या रिलेशन होगी ये देख लेंगे। तो तुम ब्लैक बॉडी को गर्म करते हो तो पहले वो रेड होती है, रेड होती है, उसके बाद वो फाइनली ब्लू लाइट से जलती है ना, फाइनली बीच में येलो भी होगी, ऑरेंज भी होगी, ये सब होंगे इसमें, और फाइनली वो जलेगी ब्लू लाइट से, है ना। तो इसके बाद तुम्हें दिख रहा है रेड की वेवलेंथ ज्यादा, ये सबको पता है, रेड की वेवलेंथ क्या है, ज्यादा। ब्लू की वेवलेंथ क्या है, कम। रेड की वेवलेंथ ज्यादा, ब्लू की वेवलेंथ कम, यानी टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं अगर हम, गर्म कर रहे हैं अगर ब्लैक बॉडी को, तो क्या हो रहा है, वेवलेंथ डिक्रीज कर रही है, सही ना। रेड की वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है, पता है तुम्हें। तो वेवलेंथ डिक्रीज कर रही है, वेवलेंथ डिक्रीज कर रही है, वेवलेंथ डिक्रीज करने का मतलब है एनर्जी क्या हो रही है, बढ़ रही है, एनर्जी बढ़ रही है। यानी जहां एनर्जी ज्यादा, वहां टेम्परेचर ज्यादा होना चाहिए। एनर्जी ज्यादा इस वाले में है, तो उसका टेम्परेचर ज्यादा होना चाहिए, यानी T1 शुड बी ग्रेटर देन T2, T1 ग्रेटर देन T2, ग्रेटर देन T3, ग्रेटर देन T4 आना चाहिए फिर। तो ये पहले में यही दे रखा है क्या, उल्टा दे रखा। पहले उल्टा दे रखा है, तो पहली स्टेटमेंट गलत है, समझ आ गया होगा तुम्हें ये। दूसरी स्टेटमेंट है इसकी, पार्टिकल्स ऑफ ब्लैक बॉडी, पार्टिकल्स ऑफ दिस ब्लैक बॉडी परफॉर्म SHM। SHM तो तुम्हें पता है ना, ये तो तुमने फिजिक्स में पढ़ा हुआ है, ये तो हमारा पीरियोडिक मोशन होता है, पता है ना, ऑसिलेटरी मोशन जो होता है, पीरियोडिक मोशन जो होता है, उसी को बोलते हैं ना SHM। तो इसलिए ये स्टेटमेंट तो गलत ही हो गई। फिर तीसरी स्टेटमेंट, स्पेक्ट्रम शिफ्ट टुवर्ड्स शॉर्टर वेवलेंथ एज टेम्परेचर इंक्रीजेस। तो टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो वेवलेंथ कम हो रही है ना, तो शॉर्टर वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट करेगा, सही है ये सही है। टेम्परेचर बढ़ेगा तो शॉर्टर वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट करेगा, ये स्टेटमेंट सही है, सही ना, ये सही होगी थर्ड स्टेटमेंट। तो एक स्टेटमेंट अभी तक सही आई है, तीसरी वाली। फिर फोर्थ है, फोर्थ स्टेटमेंट क्या है, कोई मिस हो गई क्या स्टेटमेंट, निश्चय को दिखाना जरा स्टेटमेंट क्या क्या है। अच्छा एक यहाँ डी वाली स्टेटमेंट दिख नहीं थी ना, 5 स्टेटमेंट थी। फिर फिफ्थ स्टेटमेंट है इसमें, फिफ्थ स्टेटमेंट है R1 बाय फ्रीक्वेंसी 1, ये फ्रीक्वेंसी होगा, R1 बाय फ्रीक्वेंसी 1 प्लस इज इक्वल टू R2 बाय फ्रीक्वेंसी 2 इज इक्वल टू R2 नहीं सॉरी T2 है ना ये, T1 सॉरी, T1 बाय फ्रीक्वेंसी 1 इज इक्वल टू T2 बाय फ्रीक्वेंसी 2 इज इक्वल टू T3 बाय फ्रीक्वेंसी 3 इज नॉट इक्वल टू कांस्टेंट। ये स्टेटमेंट है, तो तू निकालना चाहो निकल ही रही है, यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ रहा है तो वेवलेंथ कम हो रही है, टेम्परेचर इनवर्सिबल टू लैम्डा है, तो यानी लैम्डा टी इज इक्वल टू हो गया कांस्टेंट। लैम्डा टी अगर कांस्टेंट है, लैम्डा टी, और ये तुमने पढ़ा भी होगा फिजिक्स में, ये कौन सा लॉ है विधि, लैम्डा टी इज इक्वल टू कांस्टेंट, लैम्डा मैक्सिमम इनटू टी इज इक्वल सर टू कांस्टेंट। वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। हाँ, वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, उससे भी कर सकते हैं। तो लैम्डा टी इज इक्वल टू कांस्टेंट, तो लैम्डा को लिख दो सी बाय म्यू, सी बाय म्यू, टी इज इक्वल टू कांस्टेंट, इज इक्वल टू कांस्टेंट, ये तो कांस्टेंट आ रहा है ना, सी तो कांस्टेंट है, वो तो कैंसिल हो जाएगा। तो टी बाय म्यू इज इक्वल टू कांस्टेंट, ये कांस्टेंट आ रहा है, इसलिए कहा नॉट इक्वल टू कांस्टेंट, तो इस स्टेटमेंट भी गलत हो गई है। ये अच्छा क्वेश्चन है, 4-5 क्वेश्चन कवर कर रहा है ये। गिवन स्पेक्ट्रम कुड बी एक्सप्लेन्ड यूजिंग क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी। क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी होता है एच म्यू, और इसमें भी एच सी बाय लैम्डा आता है, इनवर्स प्रोपोर्शनल टू लैम्डा आ रहा है, तो इसमें भी लैम्डा के इनवर्स प्रोपोर्शनली आ रहा है, तो ये करेक्ट है स्टेटमेंट। कौन सी करेक्ट आई है, मुझे लग रहा है सी और ई करेक्ट आई है ना, दो स्टेटमेंट करेक्ट आई है, सी और ई कर लेना, ये सही क्वेश्चन था। नेक्स्ट, नेक्स्ट दिखाना है, अच्छा चलो, नंबर ऑफ यूनिट्स विच आर यूज टू एक्सप्रेस कंसंट्रेशन, ये तो बहुत सिंपल है, स्टार्टिंग में पढ़ाते हैं।
मोल कंसेप्ट में भी और सॉल्यूशन चैप्टर में भी। मास परसेंट से कंसंट्रेशन प्रेजेंट होता है, मोल से नहीं होता। मोल फ्रैक्शन से होता है, मोलैरिटी से होता है, पीपीएम से होता है, मोलैरिटी से होता है। तो 5 आ जाएगा। ये तो एनसीईआरटी की लाइन है बिल्कुल, है ना। ये आना चाहिए तुम्हें। नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स विच आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिजिक्स ऑप्शन। फिजिक्स ऑप्शन तो पता है कि जैसे ये तो क्या कहते हैं, फ्लोर है, सीलिंग है, उधर जो गैसेस एब्जॉर्ब हो रही हैं, बहुत वीक फोर्सेस एब्जॉर्ब हो रही हैं, तो वही फिजिक्स ऑप्शन होता है। सरफेस केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, नीट में नहीं है ये। इट इज हाईली स्पेसिफिक इन नेचर, गलत। एक स्पेसिफिक गैस नहीं, सारी गैसेस एब्जॉर्ब हो रही है, गलत है ये। एंथैल्पी ऑफ ऑप्शन इज हाई, नहीं। फोर्सेस वीक है तो एंथैल्पी, हीट जो रिलीज होगी कम होगी, ये भी गलत है। इट डिक्रीजेज इंक्रीज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो गैसेस दूर भागेंगी, बिल्कुल सही है। डी, इट रिजल्ट्स इनटू यूनिमोलिकुलर लेयर, गलत है। बहुत सारी लेयर्स बनती है क्योंकि बहुत सारी गैसेस एब्जॉर्ब हो रही है। नो एक्टिवेशन एनर्जी इज रिक्वायर्ड, बिल्कुल सही है। अपने आप ही प्रोसेस हो रहा है, कोई एक्टिवेशन एनर्जी की जरूरत नहीं है। इसलिए दो स्टेटमेंट सही है इसमें, तो इसका आंसर आ जाएगा 2। नेक्स्ट, 24th। 24th क्वेश्चन ये है। एक मिनट। हाँ, 24th क्वेश्चन आ गया। सम ऑफ पाई बॉन्ड्स प्रेजेंट इन परऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड एंड पायरोसल्फ्यूरिक एसिड, ये बता रखा है तुम्हें। ऑक्सो एसिड टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट, जरूर करके आना है। इसमें क्वेश्चन आना ही आना है। परऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड H2SO8 होता है। एक मिनट रुकिए। H2S2O8, तो परऑक्साइड लिंकेज होती है। और ओलियम यानी पायरोसल्फ्यूरिक एसिड H2S2O7 होता है। तुम्हें स्ट्रक्चर बनाना है तो तुम्हें पता ही होगा स्ट्रक्चर इसका। S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O OH, ये पायरो में S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O OH। तो ये तुम्हें दिख रहा है, दो डबल बॉन्ड O यहाँ पे हैं और दो यहाँ पे। तो यहाँ पे 4 पाई बॉन्ड हो गए, और H2S2O8 में एक और आ जाएगा परऑक्साइड लिंकेज वाला। तो आंसर आ जाएगा 8 सीधा। बहुत इजी क्वेश्चन है, डायरेक्ट कर लोगे इसको। स्ट्रक्चर पता है तो डायरेक्ट आंसर निकालो इसका। आंसर आ जाएगा 8। 8 आ जाएगा। नेक्स्ट, pK value of lactic acid is 5, then the pH of 0.05 molar calcium lactate solution at 25 डिग्री सेल्सियस is। तो देख रहा है कैल्शियम लैक्टेट। निशा देखना जगह है कहीं पे क्या? हाँ, नीचे थोड़ी जगह है। देखो मैं, हाँ सही है। कैल्शियम लैक्टेट ये रहा, लैक्टिक एसिड वीक एसिड होता है, और ये स्ट्रॉन्ग बेस है। पानी डाला इसके अंदर, तो आ जाएगा CaOH होल ट्वाइस प्लस ट्वाइस ऑफ लैक्टिक एसिड। तो अब इसमें ये पूरा टूट जाएगा, Ca2 प्लस प्लस ट्वाइस ऑफ लैक्टेट आयंस प्लस 2H2O गिव्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, पूरा टूट जाएगा, Ca2 प्लस प्लस 2OH नेगेटिव प्लस ट्वाइस ऑफ लैक्टिक एसिड। तो ये Ca2 प्लस से Ca2 प्लस कैंसिल, टू भी सारे कैंसिल हो जाएंगे। लैक्टेट आयन का कंसंट्रेशन क्या होगा? कैल्शियम लैक्टेट से डबल, यानी ये था हमारा लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड था हमारा 0.005, यानी इंटू 10 इंटू 2 कर देंगे तो 10⁻²। आ गया। लैक्टेट आयन का कंसंट्रेशन मेरे को चाहिए था, वो आ गया 0.01 मोलर। अब मैं इससे निकाल लूंगा, क्योंकि इसमें बेस स्ट्रॉन्ग है तो OH आयंस आएगा अंडर रूट में KH इंटू सी। केएच वैल्यू KW बाय के, KW 10⁻14, के हमारा है 10⁻5, पीके 5 देखा ना, 10⁻9 आ गया। 10⁻9 इंटू सी है 0.01, यानी 10⁻2। तो रूट में आया ये, अगर 10 इंटू 10⁻12 यानी 3.162 इंटू 10⁻6 आ गया। और 6 माइनस लॉग 3.162 यानी 5.5 आ गया। 5.5 यानी ये आ गया 8.5। 8.5 आ गया पीएच सीधा। इसका कैलकुलेशन करोगे तो मैं कंसेप्ट मैंने सिखा दी है। पीएच आएगा 8.5, तो यही पूछा हुआ है इसके अंदर। पीएच पूछा हुआ है, 8.5 आ गया। और इसने इंटू 10⁻1 में पूछा है तो 85 लिख देना आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, टोटल प्रेशर ऑब्जर्व बाय मिक्सिंग टू लिक्विड्स ए एंड बी 350। ये तो बोर्ड का क्वेश्चन है बिल्कुल, ये तुम खुद करोगे। 350 mm आ रहा है। एक बार जब 0.7 0.3 मोल फ्रैक्शन है, तो 0.7 इंटू पी नॉट ए प्लस 0.3 इंटू पी नॉट बी, दिस इज इक्वल टू 350। दूसरा है, जब मोल फ्रैक्शन हमने कर दिया, टोटल प्रेशर कितना हो गया? 410। 0.2 और 0.8, 0.2 पी नॉट ए प्लस 0.8 पी नॉट बी, दिस इज इक्वल टू 410। ये आ गया। दो इक्वेशन, दो नोन, सॉल्व कर लोगे इसे कि नहीं? वेपर प्रेशर ऑफ प्योर ए पूछा हुआ है, प्योर ए निकालना है। कितना आ रहा है ये विधि? सर 314। 314 निकाल लेना इसे, सही ना? 314 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स विच इज आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द कंप्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम पॉइंट ए इन द एंड्रयूज एक्सपेरिमेंट। चलो देखेंगे एक बार। कार्बन डाइऑक्साइड, देखो ये कर्व, निश्चय कर्व को बड़ा करो एक बार। मैं पहले पॉइंट बता दूं क्या क्या है इसके अंदर। कर्व बड़ा कर दो एक बार, कर सकते हो।
ये कर्व बड़ा हो जाए बस। चलो देखेंगे। देखो इसमें दे रखा है ये ए पॉइंट है, ए पॉइंट पे गैस होगा सिर्फ, सही ना। प्रेशर और वॉल्यूम में ग्राफ है, ए पॉइंट पे सिर्फ गैस होगा। जैसे जैसे तुम वॉल्यूम को कम करोगे तो बताया तुम्हें गैस गैस से लिक्विड बनेगा, तो बी पॉइंट पे लिक्विड बनना स्टार्ट हो चुका है। बी पॉइंट पे लिक्विड बनना स्टार्ट हो चुका है, और बी से सी में लिक्विड और गैस है इक्विलिब्रियम में। हाँ, तुम बी से सी की तरफ जा रहे हो, तो ये अलग चीज है कि लिक्विड बनने की टेंडेंसी बढ़ती जा रही है। इस पॉइंट पे लिक्विफेक्शन कंप्लीट हो गया, इस पॉइंट पे लिक्विफेक्शन कंप्लीट हो गया, यानी टोटल वेपर जो है लिक्विड में कन्वर्ट हो चुके हैं सी पॉइंट तक। अब डी में सिर्फ क्या है, लिक्विड। डी वाले पॉइंट पे सिर्फ लिक्विड है। सी पॉइंट पे बी से सी में, सी पे लिक्विड बन रहा था, और दोनों इक्विलिब्रियम में थे लिक्विड और गैस। अब तुम रीड कर लो, यही है हर पॉइंट पे यही हो रहा है, यही एंड्रूज एक्सपेरिमेंट है। बोला कार्बन डाइऑक्साइड रिमेन्स एज ए गैस अप टू, दिखाना डिस्टर्ब पॉइंट, थोड़ा देर कर दो। हाँ बस बस रहने दो। कार्बन डाइऑक्साइड रिमेन्स एज ए गैस अप टू पॉइंट बी, तो ए से बी में बिल्कुल सही है स्टेटमेंट। लिक्विड कार्बन डाइऑक्साइड अपीयर्स एट पॉइंट सी, लिक्विड अपीयर्स एट पॉइंट सी। देखो ये अब ये थोड़ा सा डाउट वाला आ गया, लिक्विड तो यहाँ बी पे ही आ गया था ना, लिक्विड तो बी पे ही आ गया, बी से सी में तो लिक्विड था ना, ये लिक्विड अपीयर्स एट पॉइंट, ये गलत मैं मानूंगा। नेक्स्ट, लिक्विड एंड गैसियस कार्बन डाइऑक्साइड को एग्जिस्ट बिटवीन बी एंड सी, ये सही है, दोनों थे ना इक्विलिब्रियम में। फिर एज द वॉल्यूम डिक्रीजेस फ्रॉम बी टू सी, अमाउंट ऑफ लिक्विड डिक्रीजेस, अमाउंट ऑफ लिक्विड डिक्रीजेस। तो अमाउंट ऑफ लिक्विड वो तो इंक्रीज करेगा ना, वैसे भी इक्विलिब्रियम स्टेज है, तो बी से सी में तो लिक्विड बनना बढ़ेगा, तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। तो ए और सी स्टेटमेंट करेक्ट है यहाँ पे, ए और सी करेक्ट है स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट करेक्ट है। 28th, 28th, निशा कितनी देर रह गई है? 4 मिनट। चलो हो जाएगा अभी। मैक्सिमम ऑफ आइसोमेरिक मोनोक्लोरो डेरिवेटिव्स व्हिच कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम 2255 टेट्रामिथाइल हेक्सेन, ये 2255 टेट्रा 2255 टेट्रामिथाइल, ये है ना, ये सिमेट्रिकल है बिल्कुल, बस सिर्फ ये 4 कार्बन चेक करना, सिर्फ 4 कार्बन चेक करना, सिमेट्रिकल कंपाउंड है। तो इसमें मोनोक्लोरेशन करेंगे तो Cl एक बार तुम यहां लगा दो, यहां लगा दो, या यहां लगा दो, एक ही बात है, तो एक ही कंपाउंड आएगा वो कोई कार्य सेंटर भी नहीं आ रहा है, कोई कार्य सेंटर भी नहीं आ रहा है, इसलिए ये एक आ गया। और अगर Cl तुम यहां लगाओगे इस वाले पॉइंट पे, तो ये कार्य सेंटर आ जाएगा, यानी ये एक नहीं होगा, दो होंगे। तो एक Cl आएगा यहां से, और यहां से आएगा दो, बाकी चेक करने की जरूरत नहीं है क्योंकि कंपाउंड है सिमेट्रिकल, तो 3 आंसर आ जाएगा, 3 आएगा आइसोमेरिक में। बोर्ड लेवल पे आएगा क्वेश्चन तो 2 ही आंसर लिख के आना, वो आइसोमेरिक कभी नहीं पूछेंगे। टोटल नंबर ऑफ ट्राइपेप्टाइड्स, टोटल नंबर ऑफ ट्राइपेप्टाइड्स पॉसिबल बाय मिक्सिंग वैलिन एंड प्रोमीन, टोटल नंबर पूछा इसने ट्राइपेप्टाइड्स के। तो पहले तो वैलिन है और प्रोलीन, तो पहले वी 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 ले लिया, या पी 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 ले लिया, तीनों प्रोलीन ले लिए, एक ये हो गया। एक बार लिया दो इकट्ठे, वी वी और पी, वी पी वी, और एक बार पी वी वी, कितने हो गए, 3 इससे आएंगे, 3 ऐसे, दो मैं अगर वो ले लूं प्रोलीन, दो ले लिए, तो पी पी और वी, पी वी पी और वी पी पी, यानी आंसर आ गया 3 ये 3 ये, 6 6 और 2 8। समझ आया कि नहीं है? ये 8 आ जाएगा, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं बनेगी, ठीक है ना, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं बनेगी, 8 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, लास्ट क्वेश्चन। 1 mole of ideal monatomic gas is subjected to changes as shown in the graph. The magnitude of the work done by the system or on the system is, मैग्नीट्यूड पूछा है उसका। जैसे ग्राफ बड़ा करो थोड़ा सा, मैं हिंट दूंगा, सिर्फ करना तुम्हें खुद है। देखो यहां से यहां तक, यहां से यहां तक गए तो वर्क डन होगा 20 से 40 हो गया है वॉल्यूम, प्रेशर है 1, तो माइनस पी एक्सटर्नल डीवी लगा देना, पी की वैल्यू लेने हम 1, डीवी की वैल्यू आ जाएगी 40 माइनस 20 20, तो -20 लीटर बार, बार में है ये, -20 लीटर बार आ गया। और तुम्हें पता है इसमें तो कोई वर्डन होगा ही नहीं क्योंकि वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा। यहां से यहां देखोगे 3 पॉइंट से 1 पॉइंट तक, तो यहां पे भी पीवी क्या है, 40 इंटू 0.5 20, और यहां पे भी पीवी क्या है 40 20 इंटू 1 20, यानी ये आइसोथर्मल कर्व है, आइसोथर्मल रिवर्सिबल है, ये आइसोथर्मल रिवर्सिबल चेंज है। तो यहाँ वर्डन क्या होता है, कंप्रेशन हो रहा है तो पॉजिटिव होगा 2.303 एनआरटी, एनआरटी को पीवी लिख देना, पीवी हमारा 40 इंटू 0.5 20 लॉग V2/V1,
V2/V1 लिख दोगे तो 40/20 लिख दो, पॉजिटिव आएगा ना इसलिए। तो ये 2 आ गया, log 2 होता 0.3। ये सॉल्व करो यहाँ पे, ये -20 में है, ये माइनस में, ये पॉजिटिव में, दोनों को ऐड करोगे, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी आ सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी आ सकता है, वो करने के बाद, और वैसे ये बड़ा ही आएगा, नेगेटिव वाला बड़ा आएगा। तो आंसर तुम्हारा नेगेटिव आएगा, लेकिन तुम्हें मैग्नीट्यूड लेना है। दोनों को ऐड कर देना, आंसर आएगा लीटर बार में, उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देना, लीटर बार से जूल में आ जाएगा। जूल में निकालना आंसर, इसलिए लीटर बार में आंसर है, 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो जूल में आ जाएगा। लीटर एटमॉस्फेयर में होता तो 101.3 से मल्टीप्लाई करते। क्या आंसर आ रहा है इसका? 620, 618। हाँ, 618 से 620 तक आंसर आ जाएगा इसका। देखो पूरा पेपर डिस्कस कर दिया है, मेरे को एज इट इज दिखाना। कल तो पॉसिबल नहीं होगी क्लास, शायद फ्राइडे को ये पेपर पूरा दिखाना एज इट इज सॉल्व करके। चलो, और विधि तुम अपने वीक पॉइंट्स को पकड़ो जरा, ये गलती मत करो जो तुमने छोड़ दिया, वो समझ गया कि नहीं? यस। चलो, बोर्ड वाला पेपर जो आएगा वो भी देखना एक बार जरूर तुम, सही है? यस।